देखिएगा, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है ना? तो हिंदी पेडागोगी है। यहाँ से देखेंगे कम से कम पेडागोगी 15-15 का टारगेट दोनों में रखना है। 15 शिक्षण से, 15 गद्यांश पद्यांश से, है ना? दोनों को ध्यान में रख के इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न को समझना है। चलिए हम लोग देखते हैं। वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। ठीक है। जबकि कौवे की काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। अभी कल का शुभ भाषा के बारे में आप पढ़े थे थोड़ा बहुत ना। वाणी कैसी होनी चाहिए है। तो प्रश्न कल पढ़ा गया है, कुछ रिलेटिव उसी से है, मिल जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। देखिएगा, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाला, जो मधुर बोलते हैं, मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके बस में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, बल्कि बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है कि मीठे वचन तय सुख उपजत चहु ओर, है ना? कह रहे हैं मीठे वचन तय सुख उपजत चहु ओर। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। मतलब जो मृदुभाषी है, जो मीठी वाणी है, क्या करती है? सद्भावना का प्रसार करती है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। जो कटु भाषा बोलते हैं उनको बहुत सारी हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि खीरे का मुंह काट के खुश रहिए, है ना? खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन कड़वे मूखन को चाहियत यही सजाए, है ना? तो कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है ना? कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, है ना? इसलिए आपको समझना है कि आपको भी कैसे बोलना है, मधुर बोलना है कि कटु बोलना है ना? अब आप वो पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना? गद्यांश तो समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। चलिए देखिएगा, कोयल और कौवे में अंतर का आधार है रंग का, वाणी का, व्यवहार का, कर्म का। दोनों में किसका अंतर है? खुश रहिए, है ना? कि कोयल और कौवे का अंतर है सिर्फ किसका? वाणी का। कौवा का जो कौवा काँव काँव करता है, तो कौवे की आवाज को जब कौवा बोलता है तो सब कहते हैं चुप चुप हो जा, काहे चिल्ला रहा है, काँव काँव दिमाग खराब किया, है ना? लेकिन जब कोयल कूजती है तो कोई नहीं कहता तू चुप हो जा जल्दी, काहे बोल रही है? कि कोयल की बोली मधुर है ना? तो गाना भी सुने होंगे, कोयल सी तेरी बोली, है ना? मतलब मिठास होना चाहिए। जैसे कोयल की बोली में इतनी मिठास है, ऐसे आप भी, हम सभी को कैसा बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना, है ना? जिससे सुनने वाले के काने को
प्रिय लगे। अब कान को प्रिय लगेगा तो कोई भी सुनना चाहेगा। सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, सफल, असफल, प्रभावहीन, अनमोल। तो सभी कार्य सभी कार्य क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं जब हम मीठी वाणी में बोलते हैं तो, है ना? ऑप्शन ए। मृदु मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है दुर्भावना, भय, सद्भावना, अनेकता। हुँ? जो मृदु बोलते हैं, जो मीठा बोलते हैं, उनसे दुर्भावना नहीं, भय नहीं लगेगा, अनेकता नहीं, बल्कि उनसे क्या बढ़ेगी? सद्भावना। ऑप्शन सी, है ना? आगे देखिएगा। रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या, है ना? जो जो कह रहे हैं कि जो कड़वे वचन बोलते हैं, कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा देने की सलाह दी है? हीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना, मुँह काट कर खीरा बनाना, प्यार से समझाना, कड़वी बाड़ी का विष पिलाना। हुँ। क्या होगा? हैं? यही कहा है रहीम ने? सी, यही कहा है। हुँ? बोलिए जल्दी। 1 नंबर, है ना? कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा देने की काही बात कही है? तो खीरे की तरह सिर काट कर, जब खीरा हम भी खाते हैं, तो एक तरफ मुंडी जिधर होता है उधर पहले काट देते हैं और उसको दोनों को रगड़ते हैं और हल्का सा कह रहे हैं नमक लगाने की जैसा हो, है ना? क्योंकि कहते हैं तीखा होता है। जहाँ मुंडी काटते हैं खीरे के डंडी के पास, वो तीखा होता है ना? अब किसी को डंडी वही पकड़ा दीजिए कि लीजिए खीरा का डंडी खा लीजिए, क्योंकि उस तो तीखा है, विष है तो कोई खाना चाहेगा? जो कड़वा होता है। तो वही कहा खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना। तो काटने के बाद खीरा जब काट देते हैं उसका सिर मतलब उसका ऊपरी भाग काट करके फिर नमक लगाकर तब खाते है कि नहीं? जिससे कड़वाहट कम हो जाए। ठीक है? मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। औषधि, तीर, औषधि, नमक, नमक, कौवा, कौवा, कोयल। हुँ? क्या? बी, चलिए कौवा और कोयल, हैं? होगा क्या आंसर बोलिए बस? चलिए ठीक है। किसी का नहीं सही है, सभी का गलत है। मधुर वचन, औषधि और कटु वचन तीर के समान होते हैं, है ना? बताए थे कटु वचन तीर के समान होते हैं, जैसे कटु वचन चुभता है। जैसे तीर किसी के आहत करे दिल को, ऐसे जो कटु वचन होते हैं सीधे-सीधे कहाँ लगती है? दिल में लगती है। जैसे तीर दिल में छेद करती है, ऐसे कटु वचन हमारे दिल को आहत करती है ना? हाँ, तो बस ऐसे है, ऐसे नंबर जाता है। हाँ, ऐसे ही नंबर जाता है। बाद में बोले हैं, जब हमने सब कट किए तब बोले हैं, पहले काहे नहीं बोले? एक लोग का आया था, मीठी वाणी बोलने बोलने वाले का समाज में
अनादर होता है, आदर होता है, कष्टप्रद जीवन होता है, बहिष्कार होता है। तो मीठी वाणी बोलते हैं, है ना? जो भाई मीठा बोलेगा, सब उसका करेगा ना? अरे तो बी, सी उससे नहीं जो लिखा है वही बता दीजिए बस। जो लिखा है उसके आगे वही बताइए। हाँ, तो उसका आदर होगा, है ना? सी पे है तो सी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है ना? जो मीठी वाणी बोलते हैं उसका समाज में आदर होता है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। व्यापक, व्यापक का अर्थ है अच्छा, बहुत अच्छा, विस्तृत, समृद्ध। विस्तृत, है ना? बिल्कुल। व्यापक है, विस्तार है, विस्तृत है, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना? बिल्कुल। मधुर, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। मीठी है, कटु है, मृदु है, अनमोल है ना? तो मधुर को बता ही दिया गया, है ना? जी। मीठा और कटु, है ना? चलिए, मीठी का होगा कड़वी, और मधुर का होगा कटु, और मृदु का होगा क्या? कठोर। अनमोल का होगा तुच्छ, है ना? अमृत का, अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। अमी, सोमरस, पीयूष, हलाहल। जी, जी। क्योंकि अमृत का जो हलाहल है, हलाहल किसको बोलते हैं? विष को, जो भगवान शंकर ने पी लिए थे। पीयूष का मतलब अमृत ही होता है, मिठास होता है, ठीक है ना? कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए गोला कर दिए हैं ना? हाँ। जी। आगे देखिए, पद्यांश है। दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के उपयुक्त विकल्प को चुनिए। वैराग्य छोड़ो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। ठीक है? आगे कर रहा है, छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार, एक ही बार मरता है, नत हुए बिना जो आसानी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। मतलब किस पर एक गद्यांश, जो पद्यांश है, किस पर कहा गया है? कि किसी व्यक्ति को जो वैराग्य की बात होती है, उस पर कहा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, अपनी मर्यादा को, है ना, ध्यान में रखना है, सिर झुकाना नहीं है ना? मरना तो एक ही दिन होता है, बार बार मरना थोड़ी होता है। इसी के बारे में पंक्ति कही गई है। प्रश्न को देखेंगे, आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? देखिएगा, कभी किसे छोड़ने की बात कर रहा है? मोह माया को, वैराग्य को, सांसारिक सुख को, बाहों की शक्ति को। अभी पढ़ लिए हैं। कवि ने किसको छोड़ने की बात कर रहा है? वैराग्य लिखा था ना, ऊपर क्या था? वैराग्य छोड़ो, वैराग्य छोड़ो, बाहों की विभा संभालो। कह रहा वैराग्य को छोड़ दो। तो पहले पहला प्रश्न यही मिल गया। कभी किसे छोड़ने की बात कह रही थी? तो किसको? वैराग्य की। ऑप्शन बी हो गया। कोई दिक्कत होगा ऐसे प्रश्न को? दूसरा कह रहा है क्या, अगला 11 नंबर,
कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान, भोगियों के, विजयी व्यक्तियों के समान, राजाओं के समान। ये भी लिखा हुआ है कि कवि किसके समान। हाँ, योगियों नहीं विजयी के सदृश। अरे कहाँ चल गया ध्यान? देखिए क्या लिखा है। योगियों नहीं, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। ये आंसर होगा, विजयी के सदृश ना, विजयी के सदृश। एक आंसर यहाँ हुआ, एक आंसर यहाँ हुआ, दो आंसर आ गया। हाँ, तो कह रहा है विजयी व्यक्तियों के समान, है ना? ऑप्शन सी। भले व्योम फट जाए। व्योम माने क्या होता है? आकाश, है ना? गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, है ना? सारा पर्याय है। कितनी ही मुसीबत आ जाए, आसमान दो टुकड़ों में बट जाए, मूसलाधार वर्षा हो जाए, खूब लड़ाई हो जाए, तो किसकी बात कह रहा था? हाँ, तो कहा कि जी, देखिए यहाँ है, कहाँ गया? मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, है ना? छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मतलब अपनी आन, मर्यादा को जाने नहीं दीजिए, सर भले कट जाए। मत झुको अन्याय पर, मतलब जो न्याय नहीं है, अन्याय पर, अन्याय पर क्या करना है आपको? झुकना नहीं है। जहां गलत हो रहा है वहां बोलिए। भले व्योम फट जाए, आकाश चाहे फट जाए, कुछ भी हो जाए, झुकना नहीं है ना? यही तो बात कह रहा है। तो कितनी भी मुसीबत आ जाए तो झुकना नहीं है। ठीक है, आगे। अरे ये तो आंसर नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर कितना? 12, 13। जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं, वे किसका उपभोग करते हैं? सुखों का, दुखों का, स्वतंत्रता का, परतंत्रता का? जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं, मतलब झुकना नहीं है, यही तो कहा है इसमें, है ना? नत नत हुए बिना जो असन घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जात रहती है। तो स्वाधीन जगत में वही जात रहती है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि सुखों में, दुखों में स्वतंत्रता या परतंत्रता? क्या गुलामी? कह रहा है स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्रता, है ना? उसका उपभोग करते हैं, स्वतंत्रता का। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? जीवन की रक्षा करने की, आन बान की रक्षा करने की, धन संपत्ति की रक्षा करने की, समाज की रक्षा करने की? कवि प्रेरणा दे रहा है किसकी? हम्म, चलिए। कह रहा आन बान शान न जाए, है ना? अपनी शान न जाने दी, अपनी मर्यादा नहीं जाने दीजिए, है ना? तो इसीलिए तो कहा ऊपर, ऊपर में ही, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मतलब यमराज दो बार गला पकड़ के दबाता नहीं है ना? एक ही बार पकड़ेगा, एक ही बार मारेगा, मारना तो एक ही बार है ना, तो बार बार थोड़ी मारना है। तो वही बात यहाँ कह रहा है, आन बान शान। हाँ, अनय का अर्थ नहीं होगा अमंगल, अन्याय, अनहित, शत्रु।
हम्म। डी है ना। अनय का अर्थ नहीं है शत्रु, ठीक है ना, क्योंकि अमंगल, अन्याय, अनहित एक चीज तो बता ही दिए थे, अनय अन्याय बता ही दिए थे, बाकी उसी से पकड़ लिए है ना, कि अमंगल, अनहित, शत्रु। तो ऑप्शन हो गया डी। 15 क्वेश्चन हो गया, गद्यांश पद्यांश, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? कोश विषयक मॉडल, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, विधा मॉडल, कार्यात्मक मॉडल। हाँ। 1। क्योंकि कक्षा 8 की अध्यापिका हैं। किस कक्षा को पढ़ाने के लिए? कक्षा 8 की। तो भाषा शिक्षण के दौरान जब वो भाषा का शिक्षण, भाषा पढ़ा रही हो, तो विद्यार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार, दो शब्द है, व्याकरण पढ़ा रही हैं, शब्द भंडार को आपसी संबद्धता के बारे में। इसका मतलब है कि बच्चे कोश विषयक मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। कोश विषयक मॉडल कहने का मतलब बच्चे अपने शब्द भंडार पढ़ा रहे हैं, है ना, शब्द का संयोजन अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है ना। हाँ बोलिए, बोलिए। क्या चीज? अरे, विधा मतलब जो विधियां हैं किसी चीज के लेकर, विधा मॉडल, मॉडल स्ट्रक्चर। सब मॉडल लगा है तो नमूना है। कार्यात्मक मॉडल है, स्थिरता जहाँ कार्य नहीं हो रहा हो। मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद हैं, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? वाइगोस्की, जीन पियाजे, ब्रूनर, चोम्स्की। जी। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की। LAD लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण युक्ति, है ना, यूनिवर्सल ग्रामर, सारा चीज चॉम्स्की का है। भाषा अध्यापक होने के नाते, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान का विकास, स्वनिमी स्वनिम ज्ञान का विकास, अकादमिक भाषा का विकास, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास, क्योंकि भाषा कर रहे हैं अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका उद्देश्य, तो भाषा शिक्षण कहाँ होगा? जहाँ कम्युनिकेशन होगा, है ना। जी, क्योंकि भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते हुए एवं ग्रहण करते हैं? विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में आप अधिक ग्रहणशील होते हैं। न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। स्टीफन क्रेसन बताया गया है। 5 प्रकार की परिकल्पनाएं बताए हैं स्टीफन क्रेसन। क्या होगा? आंसर क्या होगा?
हाँ, बहुत उच्च कहीं ऐसा बताए हैं थ्योरी में? हमने कहीं बताया था बहुत उच्च? अब क्या होगा? हम्म? अब क्या होगा? ये तो गलत हो गया। न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, है ना? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, क्योंकि यहाँ अधिक निवेश देखते हैं। बात किसका था? अधिक निवेश देखते हुए ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जिन बच्चों में निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। ये बात किसकी है? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, स्टीफन क्रेसन। जहाँ भी अंतःक्रिया होता है, बच्चे उनसे संबंध आसानी से स्थापित कर लेते हैं, है ना? क्योंकि स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। द्वितीय भाषा अधिग्रहण इनका थ्योरी है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम या असमान की पहचान करें। अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा अंतःक्रियात्मक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। देख लीजिए, आंसर बताइए। एक, दो, चार। एक, दो, चार मतलब अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। चलिए, तो बात सही है कि अगर अर्थ अभिव्यक्ति के लिए जब हम क्या करते हैं, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए पूछा क्या, प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा कि क्रियात्मक सिद्धांत के बारे में जो विषम है, असमान है, तो अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है? ऐसा तो नहीं होता है। अर्थ अभिव्यक्ति के लिए तो गलत हुआ ये। ठीक है, चलिए, ठीक है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों का अभिव्यक्ति का साधन है। विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों के अभिव्यक्ति का साधन है। हुँ? क्या? बिल्कुल। भाषा अंतःवैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। भाषा अंतःवैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। तो कह रहे हैं कि भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो अंतःक्रिया जो प्रश्न पूछा ना, उसको ना ध्यान रखना है। ते भी गलत हो गया, ते भी विषम हो गया। भाषा भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। जी बिल्कुल, कि भाषा समाज में, तो भाषा जब समाज में स्तर बनाने का साधन है कि अगर हमारी भाषा अच्छी होगी तो हमारा इमेज, हमारा स्तर उच्च होगा। ये सही बात है। तो अंतःक्रिया में विषम नहीं है बल्कि ये सम है। बाकी तीनों क्या हैं? विषम हैं। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा किसी का सही नहीं हुआ, सभी का गलत हुआ है। विषम पूछा था, सम नहीं पूछा था। तो इसीलिए तो यहाँ हम 2 बार रखे हैं विषम या समान। समान नहीं पूछा, असमान।
हम्म। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ आधारित भाषा शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण। हाँ? सभी का ए। सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, जहां समूह रचना सामाजिक कौशल है तो वहां सीधे सीधे सहयोगात्मक हो जाएगा। बाकी सबने कहाँ पहुंचे? ए पे पहुंचे हैं, समुदाय आधारित। गलत। 22 नंबर। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश प्रावधान, वाक्यगत संरचनाओं का अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। हम्म। कौन सा? तनाव मुक्त सर तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। फिर भी गलत हो रहा है अधिकतर लोग का। ठीक है ना, क्योंकि जवाब सटीक नहीं आया है, बी भी आया है। अरे किसी ने किसी का आंसर आया है, कई लोग बोले हैं बी। भाषा अध्यापक होने के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन, रूब्रिक्स। क्या? जल्दी बोलिए। पी। पी। हो गया ना? अब डी बचा। डी को हाँ कौन बोला? जब गलत काटे तब न बोले हैं। पहले काहे नहीं हो? रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक एक प्रकार की विधि है जिसको स्कोरिंग गाइड बोलते हैं, है ना? स्कोरिंग गाइड इसके बारे में लिखाए हुए हैं, है ना? जहां जिसे बच्चों को जो असाइनमेंट दिया जाता है ना, उसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या जो हम वो लिखते हैं ना, घटक लिखते हैं ना, घटक। घटक में बच्चा जब जब बच्चा पढ़ाते रहता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, क्या क्या कमियां दिखी, उन सारी कमियों को लिखते हैं और इनका उपयोग किया जाता है। जैसे पोर्टफोलियो हम बताए थे, पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तो वहाँ भी रूब्रिक्स का ध्यान रखा जाता है। कुछ समूह परियोजनाएं होती हैं, वहाँ भी इसका ध्यान रखा जाता है। जी। इसके बारे में बताए हुए हैं किस प्रकार, जैसे पोर्टफोलियो है ऐसे रूब्रिक्स के एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका है। आगे। एक अध्यापक एक ही समय पर सही सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, सामान्य, विशिष्ट कार्य आधारित। विशिष्ट कार्य आधारित। क्या होगा? समग्रतावादी, है ना? बिल्कुल, समग्रतावादी, ऑप्शन बी। ठीक है।
क्योंकि एक ही अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए, भाई समग्र है, संपूर्ण है ना, तो ये रूब्रिक में अधिक सहायता करेगा। आगे, समग्र भौतिक प्रक्रिया प्रश्न हुआ है के बारे में कथनों को लिखा, कथनों को ध्यान में रखें। गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। हम्म, बी सही हो जाएगा। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर होती है। पहले बच्चा प्रथम भाषा सीखता है, प्रथम भाषा के बाद द्वितीय भाषा धीरे धीरे सीख लेता है। और गत्यात्मक गतिविधि मतलब बच्चा जो चलायमान जो गतिविधियां उसके सामने होती रहती हैं, बच्चा धीरे धीरे मौखिक अभ्यास से सफल होते होते प्रत्यास्मरण रिकॉल कर लेता है और धीरे धीरे उस चीज को भी सीख लेता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, क्योंकि प्रश्न ही था समग्र भौतिक प्रक्रिया, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया है तो गत्यात्मक क्यों नहीं होगा, है ना। 25 का सी। 25 क्वेश्चन था आज की क्लास का, है ना। 25 ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन नहीं बन पाया था। कैसा लगा टेस्ट, कुछ समझ में आया?